नमस्कार। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और एक बार फिर एक विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज की प्रस्तुति इसलिए विशेष है क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन के 32 साल भारत से दूर रहकर तो बिताए, लेकिन वो अपनी आत्मा को भारत से अलग नहीं कर पाई हैं। और हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे भारतीय हैं, भारतीयता आपके अंदर रचती बसती है, तो आप भले ही जीवन काल के कितने भी वर्ष विदेशी सरजमी पर रहें, आपकी आत्मा, आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसे ही हमारी आज की शख्सियत, उनकी ये खासियत है कि वो भारत से दूर ज़रूर रहती हैं, कोसों दूर रहती हैं, 7 समुंदर पार में रहती हैं, लेकिन हर पल हर क्षण भारत के लिए, सनातन के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए जीती हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ आज विशेष अतिथि के रूप में साउथ एशियन टेलीविजन नेटवर्क की ओनर, वरिष्ठ पत्रकार संगीता दुआ जी हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपको भी लावनी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया, और मैं दर्शकों से भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का और यहाँ आने का मौका दिया। संगीता जी, जैसे कि एक तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं तो संगीता जी की खासियत है कि संगीता जी के साथ जो भी बैठा होता है, जो उनके साथ होता है, उसको एक पॉजिटिव वाइब मिलती रहती है। और वो पॉजिटिव वाइब मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि एक सच्चा सनातनी ही इस चीज़ का एहसास आसानी से कर सकता है, जब वो एक सच्चे सनातनी से मिलता है। कितने साल आपको हो गए भारत से दूर रहते हुए फिज़िकली? क्योंकि मेंटली तो आप भारत से जुड़ी रहीं, लेकिन फिज़िकली कितने साल से आप? मुझे करीबन 32 साल हो गए हैं अपनी मिट्टी से अलग हुए हुए, और याद कहना चाहिए कि मिट्टी की याद में जीते हुए। और इस मिट्टी से जुड़ने का मौका बहुत कम मिलता है, शायद ये 5 या 6 बार ही मैं भारत आई हूँ, और इस उम्मीद से आती हूँ कि अगली बार आऊँगी तो इसका नाम इंडिया से चेंज होकर भारत हो चुका होगा, और मैं भारत में आऊँगी और भारतीय स्वरूप में यहाँ पर मैं वेलकम की जाऊँगी। बस एक इच्छा है कि जाने से पहले ये एक इच्छा ज़रूर पूरी हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने, कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया है, इंडिया और भारत। आज भी हम भारत में रहते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आज भी हमारे भारत में 2 दुनिया है, एक इंडिया और एक भारत। विदेशों में जो ख़ास तौर पर जो हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो भारतीय, आप जैसे भारतीय रहते हैं, वहाँ पर क्या इस फ़र्क को आप लोग, जैसे आप समझते हैं, लेकिन वहाँ के लोग क्या इस फ़र्क को देखते समझते हैं, इंडिया और भारत 2 दुनिया? देखिए, जब जो लोग तो अर्ली 60s में या 70s में इंडिया से छोड़कर चले गए थे और वहाँ पर बसे हुए हैं, 80s के गए हुए हैं, उन लोगों की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जो मिलेनियल्स गए हैं उनकी भावनाएं डिफरेंट हैं। वो लोग गए हैं, वो अपने आप को वेस्टर्नाइज करना चाहते हैं, वो वहाँ के तौर तरीके सीखना चाहते हैं, वहाँ के उसमें ढलना चाहते हैं। और जो हम लोग पुराने लोग हैं, हम वो ज़िंदगी जी चुके हैं, हम भारत में वापस लौटना चाहते हैं, हम भारत की संस्कृति को वहाँ पे बनाए रखना चाहते हैं और बनाए हुए हैं। जितने भी आप देखेंगे कि भारत से दूर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी भी बाहर की कंट्री में हो, एनआरआईज, जो उनको जब वहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल हो चुके हैं, उनके अंदर जो भारत से एक जुड़े रहने का, उनका जो एक लगाव है मिट्टी से, वो बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। ये एक फ़र्क जो है वो मूल फ़र्क मैंने सभी भारतीयों में महसूस किया है। चाहे वो हमें एयरपोर्ट पे कहीं रास्ते में मिल जाए, कोई मॉरिशस से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, हम एयरपोर्ट पे मिलते हैं या एयरप्लेन पे कहीं टकरा जाते हैं, लेकिन भारतीय हैं और भारत की तरफ आ रहे होते हैं। और बताएं कि आपको 80% लोग जब हम मिलते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम भारत वापस जा रहे हैं। उनके मुँह से इंडिया नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भी इच्छा ये है कि हम भारत लौटे।
जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो इच्छा होती है ये प्रबल उनमें होती है जो वाकई भारत और भारतीय को समझते हैं। और आज एक माहौल बदल रहा है। बात माहौल बदलने की हुई है तो सबसे पहले तो क्योंकि आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप टेलीविज़न की दुनिया में अगर कहा जाए तो आप ओनर भी हैं, एक टीवी को ओन करती हैं, चैनल को ओन करती हैं। एक महिला होने के नाते विदेशी सरजमी पर एक चैनल को ओन करना, उसे इस्टेब्लिश करना, उसे जन जन तक पहुंचाना और ख़ास तौर से अपने टेलीविज़न के माध्यम से भारत, भारतीय, हिंदू, हिंदुत्व, सनातन इसका प्रबल प्रचार करना, क्या किसी तरीके की कोई चुनौती आपके इन 32 सालों में देखने को मिली और ख़ास तौर से जब आपने इस दिशा में अपना करियर स्टार्ट किया? ये मेरा स्विच हुआ है। पहले जब मैं इंडिया में थी मेरा बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट था। महारानी पॉलिटिकल कॉलेज से मैंने ब्यूटी कल्चर का, आयुर्वेदा का कोर्स किया हुआ है और साथ ही साथ फिर उसके बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस का डिग्री ली हुई है, बीए की। लेकिन जो स्टडी बेसिकली मेरी थी वो जियोपॉलिटिक्स की थी, इंटरेस्ट जो मेरा रहा था। लेकिन उसको पूरा ही करियर को चेंज करके आई बिकेम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन। सो एज अ मेडिकल एस्थेटिशियन मैंने अपने कई साल, अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 20 साल मैंने उसी इंडस्ट्री में स्पेंड किए और एज एन इंस्ट्रक्टर मैंने टीच किया एंड ऑल सब। लेकिन एक मोड़, एक पड़ाव ऐसा आया जहाँ मुझे लगा कि जब, स्पेशली जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें एजुकेट करना शुरू किया, और मुझे लगा कि एजुकेशन की कमी इस फील्ड में नहीं है। एजुकेशन की फील्ड कमी कहाँ है? हमारे बच्चों को अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता। तो वहाँ पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ नीड है, नीड ऑफ द आवर है कि उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई भी डिप्लोमा डिग्रीज उनको किसी भी कॉलेज से मिल रही है, लेकिन संस्कृति पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो वहाँ के अपनी बिज़ी लाइफ के अंदर मतलब अपनी जॉब, करियर, घर बनाना है, हाउस लेना है, कार लेनी है, उन सब में इतने बिज़ी हैं कि उनके पास नॉलेज है क्योंकि वो तो इंडिया से ही गए हुए हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं रहा। और ये मैं कहूँ कि ये चूक हो गई है एक जनरेशन से, हमारी एक जनरेशन से ये चूक हो गई कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी संस्कृति के बारे में अब पास ऑन कर ही नहीं पाए। और ये झटका तब लगता है जब वो बड़े होते हैं और हम एस्यूम करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता होगा क्योंकि हमें पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने तो दिया ही नहीं उनको कुछ, हम तो बिज़ी, हमने एस्यूम कर लिया। और वहाँ आके मैंने अपना करियर को ट्विस्ट दिया और मीडिया के फील्ड में आना शुरू किया कि क्योंकि मीडिया क्या है कि बच्चे, जब मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे कैसे जुड़े हुए हैं, कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे, जो टेलीविज़न पे दिखाएंगे वो देखते हैं, जो रेडियो पे सुनाएं वो सुनते हैं, जो उनको कंप्यूटर पे नज़र आता है वो पढ़ते हैं, जो उनको आपके टेलीफोन्स पे गेम्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू जो उनको दिखता है, जो मीडिया दिखा रहा है वो बच्चे देख रहे हैं, जो मीडिया उनको बना रहा है वो बन रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मेन्यू में नहीं आना चाहते तो आप टेबल पे आ जाएं। सो आई डिसाइडेड आई डोंट वांट माई चिल्ड्रन, my generation to be on the menu. So I better sit on the chair and twist things around, turn things around and start teaching them the संस्कृति, और उनका मीडिया से ही उनको मैं सही डायरेक्शन देना शुरू कर दूं। और यहाँ पे मैंने अपनी इंडस्ट्री को, अपनी एक करियर को ट्विस्ट दिया और I became I did the radio shows and television shows and then ended up just handling everything. एक बड़ी कहते हैं ना कि एक मीडिया के व्यक्ति के लिए भी जब आप निकलते हैं बाहर, तो आज के दौर में तो देखा जाता है कि मीडिया एक व्यवसाय बन गया है। लेकिन क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिस चैनल को रिप्रेजेंट कर रही हूं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, धर्म सर्वप्रथम है। हमारे लिए मीडिया व्यवसाय ही नहीं बल्कि मिशन है, और इसी मिशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप जैसी शख्सियत को सामने लाकर हमारा उद्देश्य भी ये होता है कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्तमान
वर्तमान की पीढ़ी है वो सच्चाई को समझे जाने। महत्वपूर्ण जो क्योंकि बात मीडिया की चल पड़ी है, आज के दौर में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी लॉबी है जो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है। उनका एक फिक्स एजेंडा है, सनातन को बदनाम करना, हिंदुत्व को बदनाम करना, भारत को लेकर ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत करना कि सब कुछ नकारात्मक है, यहाँ पर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व किस तरीके से काले घेरे में जा रहा है। क्योंकि आप खुद यूएस से हैं और आपने देखा था कि एक पूरा का पूरा एक एजेंडा तैयार किया गया था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व को लेकर, लेकिन समय रहते आप जैसे कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसकी सच्चाई को सामने रखा। लेकिन क्या आप मानती हैं कि केवल अभी एक आवाज़ उठाने से वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है? क्योंकि डिसमेंटलिंग हिंदुत्व तो अभी भी हमारे इकोसिस्टम में है। इसको आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती हैं, ख़ास तौर से जब यही प्रोपेगेंडा विदेशी सरजमी से भारत के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ होता हो? तो कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक आपकी जन्मभूमि होती है और एक आपकी कर्म भूमि होती है। जन्मभूमि ऑफ कोर्स मैं भारत से जुड़ी हूँ और कर्म भूमि के हिसाब से मैं अमेरिका से जुड़ी हुई हूँ। और वहाँ की जो आप जिस तरह से आपने बताया कि जो इकोसिस्टम है जिसे हम डीप स्टेट के नाम से जानते हैं, ये डीप स्टेट एक कोई स्टेट नहीं है, ये बहुत सोची समझी एक होती है, एक आपके एक साजिश करने की, या हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप है जो बहुत चीज़ों के अगेंस्ट काम करता है और उनका एक ही एजेंडा होता है। और मैं साफ कहूँगी, मैं खुद एक ऐसे चैनल से हूँ जहाँ हम किसी की आवाज़ को दबाते नहीं हैं, बल्कि जो सच्चाई है उसको सामने लेकर आते हैं। तो उसी हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये जो ग्रुप बना हुआ है उनका एक ही मुद्दा होता है, वो ये कि अमेरिका को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना, उसे ही पावरफुल बनाए रखना। और अगर दुनिया का कोई भी देश उठ रहा है तो किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उन्हें तोड़ना, उन्हें मतलब मजबूत नहीं होने देते, उन्हें वीक करते हैं और उसकी वीकनेस की जड़ ढूंढते हैं कि कहाँ है। उनको पता है कि हमारे देश में 61% युवा हैं, तो कहाँ से देश को तोड़ा जाएगा? युवाओं से तोड़ा जाएगा। युवाओं को किस तरह से तोड़ा जाएगा? जब मीडिया में ये चीज़ डाली जाएगी कि आपके नेता ख़राब हैं, या आपकी पॉलिसीज़ ख़राब हैं, या आपका कल्चर ख़राब है, या आपकी सोसाइटी ख़राब है, या आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरी की पूरी आपकी हिस्ट्री ही ख़राब है, उसे किस तरह से दिखाया जाएगा? जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इससे ज़्यादा अच्छे प्रधानमंत्री ना आज तक कभी हुए हैं और होंगे, हो सकता है हो, लेकिन आज तक तो नहीं हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने विदेशों में जाकर भारतीय छवि को उभारा है, गर्व से मैं कहती हूँ। पहले, और ये चीज़ मैं सबसे साझी भी करना चाहूँगी कि कुछ आज से 10 साल पहले जब लोग हमें पूछते थे कि आर यू इंडियन, तो हम लोग थोड़ा सा 20 साल पहले थोड़ा सा झिझक कर बोलते थे। अपने आप को हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करते थे, हम अपने आप को अमेरिकनाइज बना के रखने की कोशिश करते कि जिस तरह से गोरे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, पहन रहे हैं, और उनको कॉपी करते थे हम लोग। मैं भी उनमें से एक थी, ठीक है। हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमें समझ में आया कि ये हमें अपनी संस्कृति से दूर करते चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक झटका लगता है कि जब आपके बच्चों में वो चीज़ नहीं आती है तो आपने सोचा कि अरे ये हम कहाँ भूल हो गई, कहाँ गलती हो गई। तो ये जो एक इकोसिस्टम है, ये इसीलिए है, ये इनका काम ही सिर्फ ये है, मैं नाम नहीं लूँगी, 3 लेटर वर्ड है, सब दुनिया जानती है कि उनका काम है कि किस तरह से उभरते हुए देशों को कमज़ोर किया जाए, उन्हें वीक किया जाए, और उनके जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें फीड किया जाए। जी, आपने फिर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। और जब हम राजनीति की बात करते हैं और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में हम विश्वव्यापी राजनीति की बात करते हैं, तो अभी तो रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से काम हो रहा है भारत और भारतीय सरकार कर रही है, भारत सरकार और आज के दौर के भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है
वो आधार मुझे लगता है कि आपका भी है, राष्ट्रवाद का आधार। और वो राष्ट्रवाद हमें सबसे आगे ले जाकर खड़ा करता है। लेकिन अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में अब एक बात आपसे समझना चाहूँगी कि राष्ट्रवाद की बात तो होती है अमेरिका में, अमेरिका फर्स्ट की नीति तो देखी जाती है, लेकिन ट्रंप जैसे लोग जो सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ते हैं, उनको क्यों अपोज फिर किया जाता है? क्या जो ये परिस्थिति है ये दो धार पर चल रही है कि राष्ट्रवाद को अलग करना है, राष्ट्रवाद से अलग क्योंकि राजनीति करनी है? ये क्यों ऐसा हो जाता है? ट्रंप का विरोध क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं। तो फिर राष्ट्रवाद की परिपाटी वहाँ पर क्या है अमेरिका में? बहुत ही आपने अच्छा एक क्वेश्चन किया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप उस मुद्दे को समझ रही हैं और आपने समझ के एक सवाल पुटअप किया है। एक नेशनलिज्म करके जो चीज़ होती है, जो जैसे मैंने कहा हमने मोदी जी में देखी है कि मेरा राष्ट्र फर्स्ट, मेरा देश पहले, और वही एक चीज़ कॉमन है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में भी कि मेरा देश पहले, और वो हमेशा से रही है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। एक अमेरिका की एक वो पॉलिसी रही है बहुत सालों से कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल, और ट्रंप की भी वही रही है। पर डिफरेंस अभी क्या आया है कि जिस तरह से यहाँ पे एक शक्तियाँ होती हैं, विपक्ष की शक्तियाँ जो देश को तोड़ने में लगी हुई होती हैं, उसी तरह से चाइना, रशिया, ऐसी कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जो पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर चेंज कर देना चाहती हैं, बिल्कुल अब उसको ट्विस्ट कर देना चाहती हैं कि नो मोर अमेरिका फर्स्ट। चाइना अपने आप को द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहता है, रशिया अपने आप को द मोस्ट पावरफुल कंट्री अपने आप को दिखाना चाहता है। तो उस लहजे में अमेरिका जिस टेक्निक्स को यूज़ करके आता आया है, चलता आया है, सॉरी मैं हिंदी मेरी बहुत अच्छी है पर फिर भी कुछ चलता आया है, उस वजह से क्या हुआ, ट्रंप के का जो ये विरोध हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि वो एक नेशनलिस्ट है या रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी के ही दो स्प्लिट हो गई थी, ओके। और उसके स्प्लिट होने की वजह उसकी मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जैसे आप यहाँ पे बाहरी शक्तियों को बोलते हैं कि हमारे देश को तोड़ने के लिए आती, वहाँ पे भी बाहरी शक्तियाँ यानी कि चाइना एंड रशिया जो अमेरिका को तोड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए नेशनलिस्ट जो होते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, उनके लिए वही रोड़ा है, वही पत्थर हैं बीच में जिनको वो हटाना चाहते हैं, जॉर्ज सोरस जैसे लोग। हाँ ठीक है, इस टाइप के जो लोग आते हैं जिनका काम है कि ये टूटे। क्यों टूटे? क्योंकि उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है या अपनी चीज़ों को पावरफुल बनाना है या अपनी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको मनवाना है। और ट्रंप जो है वो पहला एक प्रेसिडेंट आया जो बिकाऊ नहीं था और वो किसी की सुनता नहीं था, किसी की चलने नहीं देता था, और वो अमेरिका फर्स्ट का एक झंडा लेकर चलता था। तो ऑफ कोर्स ऐसे जो भी लोग आएंगे वो फिर ज़्यादा टाइम टिकने नहीं पाते हैं क्योंकि वो बिकाऊ नहीं होते हैं। तो यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख रहे हैं कि वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर भी। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और धीरे धीरे बहुत अच्छे उसके परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक मैंने लोगों से बातें, मुझे कुछ एक हफ़्ता हो गया यहाँ पे बातें सुनने में आती है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ बाहर रहते थे, यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे। बट मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में भी हम लोग जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया से हैं, हम भारत से हैं। यानी एक बड़ा बदलाव आया है पहले और अब में, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आफ्टर उनकी जो विज़िट हुई, हाउडी मोदी विज़िट के बाद जो बदलाव आया है वो रिमार्केबल है। बहुत सारे लोगों को मोदी जी के बारे में पता नहीं था, इंडिया के बारे में पता नहीं था, योगा के बारे में पता नहीं था, आयुर्वेदा के बारे में पता नहीं था, हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं था, हमारे मंदिरों की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था, हमारी हिस्ट्री के बारे में ही पता नहीं था। और अब जो चीज़ें धीरे 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 निकल कर आ रही हैं उससे बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत अवेयरनेस आई है। बात जागरूकता की हो रही है तो कहते हैं ना कि आपको अगर
आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उनको सुरक्षित रखना है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके प्रति उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूकता आती कैसे है? शिक्षा से आती है। लेकिन अभी भी हमारी जो शिक्षा पद्धति है और बहुत सारी ऐसी इतिहास में ऐसी दर्ज चीज़ें हैं जिससे जो नैरेटिव सेट हुआ है वो सनातन के अगेंस्ट हुआ है, सनातन विरोधी है। जो हमारे असली सेनानी थे या जो हमारे हीरोज़ हैं, मतलब आपने देखा कि यहाँ पे औरंगज़ेब को तो हीरो बना दिया जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की द्वारा ली गई शपथ जो हिंदुत्व के वो प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने हिंदू स्वराज की स्थापना की, अगर उनके द्वारा ली गई शपथ कोई दोहरा देता है तो उसे कल्प्रिट कह दिया जाता है, उसके अगेंस्ट जुडिशियल लिंचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एक काला इतिहास जिसे कहा जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरा ये शब्द चुभेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो काला इतिहास क्या वर्तमान में बदलने की जो आवश्यकता है उसको विदेशी सरजमी पर भी फलीभूत करने की, उसे पूर्ण करने की आप लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। आप किस तरीके से वहाँ जो हिंदूज़ हैं उनको इस मुद्दे से कैसे जागरूक करा रहे हैं? 27 मार्च को हमारे ह्यूस्टन टेक्सास में बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है, जिसमें हमने $6.5 मिलियन रेस किया है। और वो किस लिए किया है? हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी अब अमेरिका में बनेगी, जहाँ गुरुकुल टाइप शिक्षा होगी, जहाँ पे संस्कृति सिखाई जाएगी, संस्कृति सिखाई जाएगी, लैंग्वेज सिखाई जाएगी, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें होंगी। उसमें हम जो हमारी गुरुकुल रीति से जो शिक्षा होती थी उस तरह से वहाँ पे सिखाया जाएगा। नॉलेज जो होगी वो अमेरिका की धरती पर, लेकिन भारतीय नॉलेज सिखाई जाएगी। और तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और डिग्री के प्रॉपरली एक्रेडिटेड होगी, यानी कि आप क्रेडिटेड कोर्स ले सकते हैं, आपको प्रॉपर डिग्री मिलेगी उसकी, और उसको मान्यता भी मिल रही है। तो ये काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। और उसके लिए मतलब हमारे ज़िंदगी का कमाया हुआ अगर आखिरी डॉलर भी चला जाता है, आई विल बी एबल टू गिव एंड आई विल बी हैप्पी टू पार्टिसिपेट एंड टू सेलिब्रेट कि ये मेरा खुशी से मतलब ये इस तरह से जा रहा है। तो हम लोगों ने उसको, मतलब मैंने तो नहीं, बट कल्याण जी ने और बाकी जिन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है और ये काम हुआ है, आई विटनेस्ड कि ऐसा ये हो रहा है वहाँ पर। तो आपका जो सवाल था, आई थिंक उसका ये सबसे अच्छा जवाब, इससे बेटर जवाब कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बीड़ा आपने उठाया है उसमें हमारे असल हीरोज़ जो हैं उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर एक सच के साथ उनका सच से सामना करवाया जाए, क्योंकि उसको ही बदलने की ज़रूरत है। और जब वो बदल जाएंगी तो बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी। बदलाव की बात हो रही है संगीता जी, आप क्योंकि आपका भारत आना जाना लगा रहता है, और पहले जब आप आई हो और अभी जब आप आई, तो भारत आने पर आपने क्या बदलाव इस बार महसूस किया है, या कौन सा बदलाव है जो आप चाहते हैं कि अभी ज़रूरत है वो बदलाव होने की? दोनों मेरा प्रश्न एक साथ ही है। मैं दोनों के जवाब देती हूँ। पहला तो ये कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, इस बार नीटनेस मुझे ज़्यादा दिखी। इस बार इतना रश, इतना भीड़ भाड़ नहीं था, तो प्रोसेस बहुत इजी था। नंबर 2, बाहर आने के बाद जब मुझे लोगों में एक स्वच्छता का जो अभियान शुरू हो चुका है, आई थिंक बिकॉज मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी साल हो गए, तो एक सड़कें मुझे क्लीन दिखी। वो हो सकता है G20 की वजह से भी हो। मुझे रोड्स और सब जगह काफ़ी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें नज़र आई, और फूल और प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आई, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी चीज़ है। और लोगों में अवेयरनेस भी बहुत आ गई है, क्लीनिनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं देख रही हूँ जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं या बाकी फैसिलिटीज़ में मैं जहाँ भी आ जा रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और नीटनेस को देखकर। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो आपने कहा कि क्या बदलाव आप देखना चाहती हैं, बहुत मुझे
मतलब शर्म से कहना पड़ रहा है ये बात, और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, दिल से दुख हो रहा है कि हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां आज भी इस भारत में सुरक्षित नहीं हैं। जिस भारत माता को हम भारत माता कहते हैं, हम इसे भारत धरती हम पूजते हैं, धरती माँ को पूजते हैं, हम भारत माता को पूजते हैं, हम सब देवताओं से ऊपर हम एक माँ को रखते हैं और शक्ति का स्रोत मानते हैं और स्त्री को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं। ऐसे भारत देश में हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां आज भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं? उसके लिए हमारी जो पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है, या हमारे जो लोग हैं, वो आज क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया 70 सालों में? ये क्यों नहीं बदला आज तक? इतने काम हो रहे हैं, इस मुद्दे पर काम होना बहुत ज़रूरी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यस। एजुकेशन पे ध्यान दो, यस। इकोसिस्टम अच्छा हो रहा है, यस। इकॉनमी डेवलप हो रही है, यस। आईटी सेक्शन में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यस। ग्रोथ हो रही है, यस। डेवलपमेंट में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है हर एक सेक्टर में। आज पेटीएम हर जगह पे पहुंच गया है, रुपया हर जगह पे पहुंच गया है। इवन कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी रुपये में हो रही है, वहाँ भी अच्छी बात। बच्चियाँ क्यों पीछे हैं? नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर मैं जोड़ना चाहती हूँ, एक सवाल यहाँ पर ज़रूर। आपने कहा कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, ये हम लोग भी महसूस करते हैं कि हाँ, अभी वो स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन क्या इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल मानती हैं उस समाज को भी, उस सोच को भी जिसमें हम सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता जोड़ देते हैं? आज की वर्तमान पीढ़ी में अगर आप देखिए तो यहाँ पर हिंदू बच्चियों को कमोडिटी मान लिया जाता है, आसानी से फंसा लिया जाता है। लव जिहाद जैसे प्रकरण में वो फंसती हैं, फिर नतीजा 35 टुकड़े ही होते हैं, आपने देखा है। लेकिन फिर भी आज की ही तारीख में वही बच्चियां उस इकोसिस्टम का शिकार हो रही हैं जहां पर सेक्युलरिज्म का एक बॉक्स, उसके अंदर उन्हें फिट किया जाता है कि सब ठीक है, मेरा वाला अब्दुल वैसा नहीं है। क्या ये सोच भी हमारी बच्चियों के लिए घातक है? क्योंकि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें हर पहलू को जानना, समझना और उसके प्रति जागरूक कराना ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये टॉपिक, इस पे मैं 4 घंटे बात कर सकती हूँ। ये बिल्कुल अलग मुद्दा है और ये अच्छा मुद्दा है, लेकिन मैं वापस लाऊंगी इस टॉपिक को कि इसके लिए समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है, घर घर में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जब जिस तरह से आप सिखाते हैं, अपनी बच्चियों को सिखाते हैं कि खुद को ढक कर चलो, खुद को बचा कर चलो, आप अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि आसपास की जो बच्चियां हैं, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना भी आपका ही काम है। वो आपकी बहन नहीं, लेकिन वो किसी की बहन है। वो आपकी बच्ची नहीं, लेकिन किसी की बच्ची है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब्दुल, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो अब्दुल की पहुंच आपकी बच्ची तक पहुंची कैसे? उसकी नज़र आपकी बच्ची पर पड़ी कैसे? कहीं ना कहीं वो बच्ची असुरक्षित थी, या कहीं ना कहीं उसको उतना प्यार या वो अटेंशन उतनी नहीं मिली जितनी उस बच्ची को मिलनी चाहिए थी। वो ये बहुत डीप बात है कि घर में बच्चियों को और लड़कों को और लड़कियों को, बच्चों को और बच्चियों को समानता दे। बच्चे को आप लड़के को ज़्यादा प्यार करें, उसको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, बच्ची को नहीं मिल रही, तो जब बाहर वाला आपकी बच्ची की वो ज़रूरत पूरी करता है तो वो बच्ची तो बच्ची है, अपने आप उस तरफ जाएगी। क्योंकि एक सोच है कि हर एक इंसान को वहाँ रहना पसंद होता है जहाँ उसे अच्छा महसूस हो, और जब उसे अच्छा महसूस कराया जाता है तो वो उसी तरफ खिंचती हुई चली जाती है। और जब उसे घर में अच्छा महसूस कराया जाएगा, अपने परिवार में अच्छा महसूस कराया जाएगा, उसे बाहर की वो जो एक कमी है वो उसे महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी बच्चियों पे ध्यान दें, बच्चियों को देवी माने। ये जब 7 दिन आते हैं, बहुत पूजा होती है, देवियों की पूजा हो रही है, कंचके बिठा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ 7 दिन तक का ही क्यों? ये देवियाँ तो वही हैं ना, बच्चियाँ तो वही हैं। ये 7 जन्म तक आपके अंदर वो श्रद्धा रहनी चाहिए, ये 7 दिन की श्रद्धा नहीं रहनी चाहिए।
बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। और भारत की एक बेटी जो 7 समुंदर पार रहती हैं, लेकिन भारत भारतीयता हिंदुत्व को अपने अंदर लेकर आज एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे समाज को, हमारे देश के लोगों को, हमारे सनातनियों को दे रही हैं। और महत्वपूर्ण बात आपने कही। चलते चलते 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तो हमने राजनीतिक परिदृश्य की बात कर ली कि आपने कहा कि एक बदलाव आया, वर्तमान सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अमेरिका में बहुत कुछ भारतीयों को लेकर वो सोच बदली है, लेकिन एक मूवमेंट अभी भी भारतीयों के खिलाफ चल रहा है। मैं फिर से पुनः उसी प्रश्न पर आ रही हूँ कि एक मूवमेंट अभी भी चल रहा है कि भारत को बदनाम करना है तो भारत के आधार सनातनियों को तोड़ो। क्या आपको लगता है कि ये जो आसानी से सनातन को या देवी देवताओं को या हिंदुओं को लोग जो अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, अपशब्द करते हैं, कहते हैं, उनके खिलाफ जो एक षड्यंत्र चल जाता है उन्हें बदनाम करने का, इसके पीछे क्या एक महत्वपूर्ण कारण आप ये मानती हैं कि हिंदू ही अभी संगठित नहीं है, उनमें ही विघटन है? वो हिंदू और हिंदुत्व इन 2 चीज़ों को अलग लेकर चलते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना, मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता। तो क्या ये सोच भी एक कारण मानी जा सकती है? ये सोच शायद कुछ लोगों की है, बहुत थोड़े से लोगों की है, जो मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि अनपढ़ है या इलिटरेट है, लेकिन उनमें थोड़ी सी अपनी संस्कृति को समझने की जो समझ है वो थोड़ी सी कम है। उन्हें शायद अपने इतिहास को जानने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है जितना आप देखिए। लेकिन उसमें भी उनकी मैं गलती नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो इतिहास उन्होंने वही पढ़ा जो उन्हें पढ़ाया गया, उन्होंने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया, उन्होंने वही समझा जो उन्हें समझाया गया, और घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि जो मीडिया ने दिखाया वही उनको दिखा। तो अगर हम मीडिया को ही हम चेंज करते हैं, सुदर्शन टीवी जितना अच्छा काम कर रहा है, और मैं बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक, और हमने अमेरिका में भी इनका स्वागत किया था, और इसी तरह वजह से मैं इस टेलीविज़न के साथ मैं जुड़ कर रही हूँ। वजह ये कि लोग सही मुद्दा उठाते, आप लोग सही काम कर रहे हैं, आप लोग दिखा वही रहे हैं जो दिखाया जाना चाहिए। हिस्ट्री को बदलने की जो एक छोटी सी कोशिश है वो आपके सुदर्शन टीवी के माध्यम से, आप लोगों के सबके प्रयास से हो रही है। लेकिन ऐसी और भी चैनल्स को आगे आने की ज़रूरत है, और चैनल्स को और लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ये जब आपने बात कही है कि डिसमेंटल करने की बात होती है, हिंदुत्व और हिंदू को अलग करने की बात होती है, ये सिर्फ डिवीज़न क्रिएट करने की बात हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये सुदर्शन टीवी जैसे टेलीविज़न और आगे आएंगे और चीज़ों को सही से खोल के प्रॉपर्ली दिखाएंगे, समझाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारे भारतीय जो हैं, और हमारे भारतीय ही नहीं, दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, ये बात उनसे छुपी नहीं रहेगी कि ये क्यों किया जा रहा है और कहाँ जाया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे भारत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसके रास्ते में ये चीज़ें आना स्वाभाविक है। लेकिन हमारा काम भी हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि हमें इन मुद्दों को छोटा ही बनाए रखना है। आप इन चीज़ों को ना ही बढ़ाएं। हिंदू और अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो आप उन्हें हिंदू रहने दें, कोई कहता है कि मैं हिंदुत्व में बिलीव करता हूँ तो आप उन्हें वहीं रहने दें, कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ तो आप उन्हें वहीं रहने दें। यही तो हमारी एक खूबसूरती है कि हम एक मंत्र को लेकर चलते हैं कि हमारा पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरी धरती जो है वो ही हमारा एक कुटुंब है। तो हम जब उस बड़े विज़न को लेकर चलते हैं तो हमारा किसी से भी द्वेष, किसी से भी ऊंची नीची की भावना आने का मतलब ही नहीं। और जो कहते हैं कि हम दूसरे पंथ को समझते हैं या हम दूसरे पंथ में पैदा हुए हैं, या लेकिन हम जब आप वो सनातन की हिस्ट्री को जानेंगे, उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, देखेंगे कि सभी धर्मों से पहले तो सनातन धर्म ही था। सभी के डीएनए चेक करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो सनातनी ही निकलने वाले हैं। तो हमें किससे आर्ग्यूमेंट करना है और किससे हमें झगड़ा करना है और किससे हमें कंपटीशन करना है कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे They're all our my brothers and sisters. बिल्कुल। और यही बात जब स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी शिकागो में
कि सभी मेरे भाई बहन हैं, विश्व के हर एक सदस्य मेरा भाई बहन है। तो वो बातें, वो जो सोच थी, दरअसल वो दृष्टिकोण ही एक भारतीय को औरों से वो अलग करता है, उसको एक विशेष पहचान दिलाता है। और उस विचार को लेकर आप जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक लड़ाई है ये, एक मिशन है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मिशन में आपने जो बीड़ा उठाया है उसकी एक खूबसूरत तस्वीर जल्द हमारे बीच होगी। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने भारत की बेटी होने के नाते भारत की बेटियों को ही एक महत्वपूर्ण बात कही है। संदेश आपका दूर तलक जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको संपूर्ण सुदर्शन परिवार की तरफ से आपके चैनल के लिए भी शुभकामनाएं देती हूं। और इसी के साथ आज हमारे साथ संगीता दुआ जी को आपने सुना, उनकी बात को समझा। और बात केवल सुनने और समझने से पूर्ण नहीं होती है। जब आप किसी ख़ास शख्सियत की बात को सुनने समझने के बाद उसे अपने अंदर लेते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, तो वो परिवर्तन की दिशा में, समाज में परिवर्तन की दिशा में, देश में परिवर्तन की दिशा में, हमारे और आप में परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वक्तव्य उस भूमिका का एक आधार बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। लावनी विनीत को दीजिए अनुमति, लेकिन फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।